हेलो गाइस, आज मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एमसीक्यूज का ये दूसरा सेट है। आज के पूरी वीडियो में डचों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में जो शुरुआती दौर में ये भारत आए तो इनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन समस्त प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन है। जो लोग डिटेल्स वाली वीडियो नहीं देखें काइंडली वो देख ले, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसमें तो तथ्य तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, उन्हीं में से सेलेक्टिव जो महत्वपूर्ण है आपके रिविजन के लिए यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी जगत एवं भारत के साथ वाणिज्यिक संभावनाओं की खोज करने वाला पहला डच अभियान, जी हाँ डच अभियान किसके नेतृत्व में आया था? आंसर है ऑप्शन ए कॉर्नेलियस हाउटमैन। दोस्तों सबसे पहले कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जो डच थे 1595-96 में नीदरलैंड से इनके नेतृत्व में अभियान दल निकला था पूर्वी जगत के लिए और ये सबसे पहले सुमात्रा पहुंचे थे जो इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में 1602 यानी 17वीं शताब्दी के आरंभ में। भारत में डचों ने अपनी प्रथम बस्ती यानी प्रथम फैक्ट्री या कारखाना कहां स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन सी मछलीपट्टनम अथवा मुसलीपट्टनम में। दोस्तों डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री अथवा कारखाना स्थापित की थी भारत के पूर्वी तट पर मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश का तटीय सेक्शन है वो यहाँ पर है। डचों द्वारा स्थापित बस्तियों की स्थापना के आधार पर निम्न में असंगत का चुनाव करें, अर्थात जो पेयर गलत है यानी जिस वर्ष जिस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी अगर वो पेयर गलत है इसका आपको चुनाव करना है। जो विकल्प है ए मछलीपट्टनम अथवा मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, दूसरा पुलिकट में 1610 ईस्वी में, तीसरा सूरत में 1616 ईस्वी में और चौथा विमलीपट्टनम में 1641 में और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों इसमें चारों विकल्प सही है। मछलीपट्टनम में 1605 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, दूसरी पुलिकट में 1610 में, तीसरा सूरत में 1616 और विमलीपट्टनम में 1641 में। तो यहाँ पर आंसर होंगे ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। डचों द्वारा भारत से निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था? ध्यान रखिए नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किन चीज़ों का वो निर्यात करते थे। तो जो विकल्प है पहला है नील, दूसरा सोना, तीसरा चीनी और चौथा सूती वस्त्र और पांचवा इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों जो विकल्प दिए गए हैं इस विकल्प के अनुसार सही आंसर है ऑप्शन सी चीनी। वे चीनी का निर्यात यहाँ से नहीं करते थे। डच लोग भारत से अधिकतम निर्यात नील, शोरा और सूती वस्त्र का किया करते थे। डच मुख्य रूप से भारत में किस चीज का व्यापार करते थे? प्रश्न पर ध्यान दें, मुख्य रूप से वो कई चीजों का व्यापार करते थे, यहां से बहुत सारी चीजों का निर्यात करते थे, लेकिन मुख्य रूप से वो कौन सी चीज है जिसका वो व्यापार करते थे? दोस्तों यहां जो विकल्प दिए गए हैं इस विकल्प के अनुसार सही आंसर है ऑप्शन सी सूती वस्त्र। डच लोग भारत से सबसे अधिक सूती वस्त्र का निर्यात किया करते थे और इस व्यापार में उन्होंने काफी प्रगति की थी। कोरोमंडल समुद्र तटीय क्षेत्रों से डचों ने मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया था? दोस्तों कोरोमंडल समुद्र तट यानी तमिलनाडु का जो तटीय इलाके हैं वो कोरोमंडल समुद्र तट है, तो उन क्षेत्रों से डचों ने मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया था? तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उस पर ध्यान दें। मशाले, सूती वस्त्र, नील और अफीम, ये चार विकल्प दिए गए और पांचवा तो मालूम है कि इनमें से कोई नहीं। तो विकल्पों पर ध्यान दें। कोरोमंडल का जो तटीय इलाका है वो सूती वस्त्र निर्माण का आरंभ से ही अग्रणी क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में जो डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी तो इस क्षेत्र में उपलब्ध जो माल था यानी सूती वस्त्र था इसके निर्यात में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी और सबसे अधिक निर्यात वो सूती वस्त्र का ही किया करते थे। इसलिए यह आंसर है ऑप्शन बी सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कहां से डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के पैगोडा जारी किए थे? ध्यान होगा कि डचों ने जो अपने स्वर्ण सिक्के ढाले थे उसे पैगोडा कहा जाता था, तो वे उसकी ढलाई कहां पर किया करते थे? आंसर है ऑप्शन बी पुलिकट। पुलिकट डचों का एक मुख्यालय हेडक्वार्टर भी था। बंगाल में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना नहीं की थी? प्रश्न पर ध्यान दें, व्यापारिक कारखाने की स्थापना नहीं की थी कहां पर? बंगाल में। तो जो सही विकल्प है उस पर आप ध्यान दें। विकल्प में जो नाम दिए गए हैं वे सभी बंगाल में ही हैं। पिपली, बालासोर और चिंसुरा ये तीन स्थल ऐसे हैं जहां पर डचों ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। एक जगह जो हुगली है वहां पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी
हुगली। निम्नलिखित में से किस डच फैक्ट्री को गुस्तावुस फोर्ट नाम दिया गया था? जी हाँ, कौन सी डच फैक्ट्री है जिसे गुस्तावुस फोर्ट नाम दिया गया था? आंसर है ऑप्शन ए चिंसुरा। दोस्तों, बंगाल में स्थित चिंसुरा के डच फैक्ट्री को गुस्तावुस फोर्ट नाम दिया गया था। याद रखिएगा, गुस्तावुस फोर्ट चिंसुरा का डच फैक्ट्री कहलाता था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद डचों का अस्तित्व भारत में समाप्त होने लगा? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य 1759 में, जी हाँ 1759 में लड़ी गई थी और इस युद्ध में डच पराजित हुए थे अंग्रेजों से और इस युद्ध के पश्चात ही डचों का भारत में पतन हो गया था। अब वे यहाँ पर एक व्यापारिक शक्ति नहीं रह गए थे। दोस्तों, डचों के बाद अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन और उनके प्रारंभिक क्रियाकलापों पर नजर डालते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? प्रश्न को ध्यान से समझिए। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी जॉन मिल्डन हॉल। सामान्यतः इस प्रश्न के उत्तर में अधिकांश लोगों का मत है कि कैप्टन हॉकिंस, लेकिन ध्यान से समझिए इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉन मिल्डन हॉल। दोस्तों, 1603 ईस्वी में ही जॉन मिल्डन हॉल एक अंग्रेज था जो भारत आया था। वो लाहौर आया था 1603 में। वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया से होते हुए स्थल मार्ग से वो भारत आया था। और याद रहे कि वो एक ब्रिटिश खोजकर्ता और साहसी यात्री थे। वो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, वो एक ब्रिटिश अवश्य थे, ठीक है ना। और वो ये भी याद रखिए कि उनका एक अन्य नाम जॉन मिडनॉल भी है। जब हम ये कहते हैं कि कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वर्कर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, एक व्यापार प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे 1608 में। लेकिन उनसे पहले 1603 में जॉन मिल्डन हॉल भारत आ चुके थे, इसलिए पहला अंग्रेज यात्री है जॉन मिल्डन हॉल। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अधिकार पत्र अर्थात चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 वर्षों के लिए। दोस्तों, आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का ही एकाधिकार दिया गया था, किंतु बाद की अवधि में जैसे जैसे समय बीतते गए उन्हें अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना पड़ता था और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को शुल्क जमा करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्कालिक उद्देश्य, जी हाँ इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय उसका उद्देश्य क्या था, यानी तात्कालिक उद्देश्य उस समय का क्या था? इस प्रश्न पर आप ध्यान दें। जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में सबसे सही विकल्प है ऑप्शन बी पूर्वी द्वीप समूह से मसाले और काली मिर्च की प्राप्ति। ध्यान रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था पूर्वी द्वीप समूह से व्यापार करना, मुख्य रूप से मसाले और काली मिर्च की। इसलिए उनका जो पहला डेलीगेशन है दक्षिण पूर्वी एशियाई में इंडोनेशिया पहुंचा था। जावा सुमात्रा का जो द्वीपीय समूह है वहां पहुंचा था, लेकिन वहां पुर्तगाली पहले से मौजूद थे। उनकी उपस्थिति के कारण ही अंग्रेजों को वहां से हटना पड़ा। तब उन्होंने भारत की ओर नजर डाली और भारत में प्रयास किया आने का। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किस शासक के पत्र के साथ भारत आया था? प्रश्न है किस शासक के पत्र के साथ वो भारत आया था? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी जेम्स प्रथम। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट बने थे और उन्हीं के पीरियड में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। इसलिए जब वो भारत आया था तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ही वो भारत आया था 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कहां पर बसने की छूट दी थी? प्रश्न को ध्यान से समझिए। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर अंग्रेजों को कहां पर बसने की छूट दी थी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी सूरत में। दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान रखें कि सूरत में अंग्रेजों को रुकने की अनुमति मिल गई थी जहांगीर से, लेकिन वहां पर अस्थायी बस्ती स्थापित करने की या अस्थायी कारखाना या फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं मिली थी। बादशाह जहांगीर द्वारा कैप्टन विलियम हॉकिंस को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की गई थी? ध्यान से समझिएगा, कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की गई थी? तो आपको करना क्या है, कौन कौन सी सुविधाएं उसे दी गई थी पहले उसे छांट लेते हैं। तो सबसे पहले 400 का मनसब और जागीर इसे दी गई थी। दूसरा, आगरा में रहने की अनुमति ये भी उन्हें मिली थी। तीसरा, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ये नहीं मिली थी। चौथा, कि
मुगल प्रांत में व्यापार करने की छूट ये भी नहीं मिली थी। सिर्फ ए और बी सही है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ई, इनमें से एक से अधिक। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर द्वारा प्रदत्त यानी दिए गए एक फरमान द्वारा किस अंग्रेज के नेतृत्व में सूरत में स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? याद रखेंगे कि जहांगीर के द्वारा स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति अंग्रेजों को मिली थी 1613 में। वो तारीख है 6 फरवरी, ठीक है। तो अब वो कौन अंग्रेज हैं जिन्होंने सूरत में वो फैक्ट्री डाली थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, टॉमस एल्डवर्थ। अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना स्थायी रूप से यानी परमानेंटली सूरत में किस वर्ष स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1613 ईस्वी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1613 में जहांगीर से उन्हें स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी। इसके पश्चात ही 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री डाली थी। इसके पहले ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्री अगर वो थी सूरत में तो वो अस्थायी थी। सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में निम्न में से कौन आया था? आंसर है ऑप्शन बी, सर टॉमस रो। दोस्तों, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज तुर्की भाषा का ज्ञाता था? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन डी, कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का ज्ञाता था। वो जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने फारसी भाषा में ही जहांगीर से बात की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में कमांड करना चाहते हैं, अपनी अवधारणा कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि आपको पीटी के साथ मेंस की भी बहुत बेहतर तैयारी हो, आपको उस पर कमांड हो जाए, तो हमारे चैनल पर जो क्रम से हिस्ट्री से संबंधित जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन समस्त का अवलोकन आप अवश्य कर लें, तभी आप एमसीक्यूज बनाएं। पूरी तरह कमांड हो जाएगी, फिर आपको किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं होगी, कोचिंग तो आप भूल ही जाएं। समस्त वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये प्रश्न पूरी तरह अवधारणात्मक है, कॉन्सेप्ट आधारित है। प्रश्न है, 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का मुख्य कारण क्या था? 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाने या फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, तो इसका मुख्य कारण क्या था? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें पहला है कि भारत से पुर्तगालियों को भगाने में मुगलों का सहयोग का वादा करने के कारण। दूसरा, नूरजहां के दबाव में आकर जहांगीर ने इसकी अनुमति दी। तीसरा, खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनते हैं वो और नूरजहां की सहमति से जहांगीर ने इसकी अनुमति दी। और चौथा, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित करने के कारण ऐसा किया। दोस्तों, इन चारों विकल्पों में सबसे उचित और सही विकल्प है ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित करने के कारण। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हिंद महासागर पर पूरी तरह पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था और इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। सूरत मुगलों का एक बड़ा बंदरगाह था जिसके द्वारा पश्चिम एशिया से वो व्यापार करते थे और इसलिए मुगल चाहते थे कि पुर्तगाली यहां से हटें। और जब अंग्रेजी नौसेना ने पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को परास्त किया तो मुगलों को ऐसा लगा कि अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों पर नियंत्रण कायम किया जा सकता है, इसलिए जहांगीर ने अंग्रेजों को अब यानी 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी। दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम अर्थात मुसलीपट्टनम में। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित मुसलीपट्टनम में 1611 में स्थापित कर ली थी। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में 1639 में किस शासक से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शासक से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था, यानी लीज पर प्राप्त किया था। आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगिरी के राजा। दोस्तों, दक्षिण भारत में चंद्रगिरी के राजा उनके अधिकार क्षेत्र में मद्रास था जो आज का चेन्नई है, तो इसलिए याद रखिएगा कि चंद्रगिरी के राजा से ही अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर यानी लीज पर प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने पहली बार किलेबंद कारखाने की स्थापना मद्रास में की थी। इसे किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि मद्रास को पट्टे पर लेने के पश्चात वहां पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी की थी यानी घेराबंदी की थी, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रहे,
विकल्प देखें आप ध्यान से, यहाँ पर बी सेंट जॉर्ज लिखा हुआ है और डी फोर्ट सेंट जॉर्ज लिखा हुआ है। अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, जो सामने लगा वो सही और उसको मार के निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान से विकल्प को भी देखिए, यहाँ पर बी और डी दोनों में सेंट जॉर्ज लिखे गए हैं, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो पूरा नाम है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन बी बालासोर, ओडिशा में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी अथवा फैक्ट्री ओडिशा में बालासोर में स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। ब्रिटिश फैक्ट्री से संबंधित निम्न में असंगत का चुनाव करें, अर्थात जो जोड़ा गलत है, असंगत है, उसका चुनाव करें। विकल्प जो दिए गए, ए बालासोर 1633, मुसलीपट्टनम 1611, फोर्ट सेंट जॉर्ज 1641 और हुगली 1651। दोस्तों यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्प सत्य हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास के किलेबंद कोठी का नाम है, उसकी स्थापना तो 1639 में अंग्रेजों ने कर दी थी मद्रास में, लेकिन जब उसकी किलेबंदी की गई तो उसके पश्चात उसका जो नामकरण हुआ वो 1641 में हुआ था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अतः यहाँ दिए गए चारों विकल्प सही हैं, तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक सुनहरा फरमान, जी हाँ गोल्डन डिक्री या गोल्डन फरमान भी कह सकते हैं, किस शासक से प्राप्त किया था? आंसर है ऑप्शन बी गोलकुंडा के राजा से। दोस्तों अब आप मॉडर्न हिस्ट्री से पूरी तरह निश्चिंत रहे। हमारे चैनल पर उपलब्ध दोनों सीरीज जो डिटेल्स में आ रही है वो और ये एमसीक्यूज वाली दोनों अगर आप देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आपका पूरा कमांड होगा। पूरी तरह आप निश्चिंत रहें, अपनी सफलता के लिए जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल नॉवल ISPCS और करंट अफेयर्स के लिए हमारा दूसरा चैनल नॉवल करंट से। अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों को भी शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।